ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनआईएसएम सीरीज़ और एनसीएफएम सीरीज़ का पहला लेक्चर। इस पर्टिकुलर कोर्स में आप एनआईएसएम और एनसीएफएम के बहुत सारे मॉड्यूल्स कवर करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बिगनर्स मॉड्यूल। बिगनर्स मॉड्यूल में आपको सारी बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। कैपिटल मार्केट मॉड्यूल्स आप कवर करेंगे, इसमें आप फंडामेंटल एनालिस्ट मॉड्यूल कवर करेंगे, इसमें आप डेरिवेटिव मॉड्यूल कवर करेंगे, और अगर आप चाहें तो इसमें आगे चल के हम लोग करेंसी डेरिवेटिव भी ऐड कर सकते हैं। ये मॉड्यूल्स आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी एनबीएफसी में ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी स्टॉक मार्केट की कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट लाइक शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, किसी भी फाइनेंस की कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आप टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी में काम करना चाहते हैं, आप किसी भी फाइनेंस की कंपनी में बैक ऑफिस में काम करना चाहते हैं, आप किसी कंपनी के ब्रांच मैनेजर, रीजनल हेड, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, आप किसी भी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव, फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, किसी भी काम को करना चाहते हैं तो सेबी का कंप्लायंस है, बिना एनसीएफएम एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के आप उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स कंपनी आपको 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे रखेगी। उस 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे आपको एनआईएसएम एनसीएफएम सर्टिफिकेशन क्लियर करना ही होगा। अगर आपने सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं किया, दैट मीन्स आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो, आप काम कितना अच्छा करते हो, आप बिज़नेस कितना अच्छा करके दे रहे हो, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कितना अच्छा हो, सारे कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो, स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लायंस आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपके ऑफर लेटर में लिखा होगा कि विद इन 3 मंथ्स आपको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन क्लियर करके सर्टिफिकेट ऑफिस में जमा करना है HR को। ये आपके आधार और पैन कार्ड से भी इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी फाइनेंस की कंपनी में या उससे रिलेटेड किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस समझिए, इस सर्टिफिकेशन जो कोर्स आप करने जा रहे हैं वो और किस लेवल तक इम्पोर्टेंट है। अभी BBA 6 का प्लेसमेंट हो रहा था और BBA फाइनल ईयर एंड MBA फाइनल ईयर के बच्चों को बुलाया गया था। BBA 4 से एक बच्ची ने कहा कि मुझे इंटरेस्ट है और मैंने एनआईएसएम सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो क्या हम ये जॉब कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई तो फाइनल ईयर वालों के लिए है, आप एलिजिबल नहीं है। तो उसने रिक्वेस्ट करी कि नहीं मेरा इंटरेस्ट है और मुझे नॉलेज है। तो हमने कहा ठीक है, अलाउ कर दिया मैंने इंटरव्यू में बैठने के लिए। दिल्ली से HR आया था, मोतीलाल ओसवाल की कंपनी थी, सबसे पहले उसने उसी को लिया और उसने मुझे कह दिया आपका जैसे ही एनआईएसएम बैच ख़त्म हो आप मुझे सीधे कॉल करिएगा, मैं दिल्ली से अगली फ़्लाइट पकड़ के आऊँगा। जितने बच्चों के पास एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होगा अभी से मेरी गारंटी है 15 से 25 हज़ार रुपये महीने की जॉब गारंटेड। आपने सर्टिफिकेशन किया, ऑन एन एवरेज 20 हज़ार रुपये पर मंथ की आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। ये पहला है, स्टार्टिंग लेवल है। मैंने स्टार्ट किया, मैंने जब फाइनेंस से MBA किया था, मेरे टीचर ने मुझे रेकमेंड किया था कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन कर लेना। मेरे कॉलेज में नहीं कराया जाता था, तो मैंने कर लिया। करने के बाद जॉब मिली, एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया। ढाई साल के अंदर एग्जीक्यूटिव के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, सेल्स मैनेजर, देन ब्रांच मैनेजर। 2.5 साल के अंदर मैं ब्रांच मैनेजर बन गया। अगले 2 साल के बाद मैं रीजनल हेड हो गया। 4.5 साल की जर्नी, और एग्जीक्यूटिव से, फ्रेशर से रीजनल हेड। तो आपका ये सर्टिफिकेट बहुत पावरफुल है। और उसके बाद जो आप इससे पैसिव अर्निंग कर सकते हैं उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। ये तो मैंने आपको एंट्री लेवल बता दिया। पैसिव अर्निंग के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और क्या इंपॉर्टेंस है एनआईएसएम एनसीएफएम सर्टिफिकेशन के। मेरा दोस्त, हम लोग साथ में, मैंने आपको बताया कि PCM बैकग्राउंड था मेरा, तो मेरे एक दोस्त ने IIT की प्रिपरेशन करी थी, उसका IIT खड़गपुर में हो गया। IIT खड़गपुर में हो गया और जॉब करने लगा। सैमसंग वगैरह में, बड़ी बड़ी कंपनियों में उसने जॉब किया, USA वगैरह भी होके आया। तो एक दिन मेरे घर पे आया था छुट्टियों में,
चांस की बात है पोर्टफोलियो था उसका उसके साथ पे, तो मैंने देखा, हमने कहा देखे यार IITians क्या क्या सर्टिफिकेट करते हैं, देखा उसमें NCFM सर्टिफिकेट लगा हुआ है। हमने कहा ये फाइनेंस का सर्टिफिकेट, तुम बीटेक क्या मतलब है ये? कह रहा है हम लोग जब किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, फाइनेंस की कंपनी का, मतलब जब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये है क्या चीज़, तो आप सॉफ्टवेयर कैसे बनाओगे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे आपको स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता, आपसे कहते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल बनाना है आपको, तो ट्रेडिंग टर्मिनल बनाने के लिए आपको पहले पूरा स्टॉक मार्केट पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू कोड प्रॉपरली। उसका जो टर्मिनल का जो कोडिंग होगा वो तभी आप कर पाएंगे, उसके बिना नहीं कर पाएंगे। यानी कि बीटेक वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है अगर वो उस फील्ड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ काम करना चाहते हैं। तो आप लोग सारे लोग जानते होंगे, पढ़ाते थे आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट है कानपुर में। एक दिन वो बोले कि यार मुझे भी करना है। हमने कहा रे चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद, गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद NISM सर्टिफिकेट करना है? बोले हाँ वो ज़रूरत होती है अगर आपको इस तरह की किसी कंपनी में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी वो सर्टिफिकेट क्लियर करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, ठीक है? चाहे वो बीटेक कराओ, चाहे वो MBA कराओ, चाहे वो BBA कराओ, या चाहे उसने 10+2 के बाद कर सकते हैं। तो आप अपने जो भाई बहन हैं या कोई भी फैमिली में है जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है या करियर नहीं बनाना चाहता है, वो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, बिजनेसमैन है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, लेकिन उसको वेल्थ क्रिएशन करना है, उसको इन्वेस्टमेंट सीखना है, वो पैसे कमाना चाहता है मार्केट से, वो ट्रेडिंग करना चाहता है, वो ट्रेडर बनना चाहता है, देन सर्टिफिकेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आपको वो चीज़ आएगी अच्छे से तो आप अपने लिए ट्रेडिंग कर पाएंगे, जॉबिंग कर पाएंगे, फ्यूचर ऑन ऑप्शन में भी काम कर पाएंगे, कैश में काम कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और बहुत सारे दुनिया के ऐसे लोग हुए हैं जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन थे और काम क्या करते थे? सिर्फ इन्वेस्टमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? वॉरेन बफेट है। कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। 4 से 5 घंटा पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई क्या मतलब? बुक्स पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, रिपोर्ट पढ़ना, जो उनकी हॉबी है, वो उनके जॉब नहीं है। और बाकी अपना आप देख रहे होंगे, कभी उनकी फ़ोटो आती है कोका कोला पी रहे हैं, कभी सॉफ्टी खा रहे हैं, कहीं एंजॉय कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं मैकडी में बैठे हुए हैं। तो मतलब जो टीनेजर्स की लाइफ है वो उस तरह की लाइफ जीते हैं और वो अपना हॉबी वर्क करते हैं और पैसे बहुत कमाए हैं। जो कोर्स है ये किसी हाउसवाइफ के लिए जो कि घर में रह के काम करना चाहती हैं, कोई रिटायर पर्सन है, बैंक से रिटायर है या कहीं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर है, वो चाहता है कि आप मुझे अपने जो पैसा मिला है उसको अच्छे से मैनेज करें, हम पैसिव अर्निंग अर्न करें। वो लोग जो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, इन सारे लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप सब लोग विनर हैं। क्योंकि आप लोग, हज़ारों लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप लोग ने किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यह है कि आपने इसको स्टार्ट ही कर दिया है। आप अच्छे से फिनिश करिएगा। किसी को NISM NCFM के इम्पोर्टेंस के बारे में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको या ड्यूरिंग कोर्स आपको NSC की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जब आपको लगता है कि इतने दिन में मैं प्रिपेयर कर लूँगा, वो आपको एक बुक देंगे। बुक उन्हीं की तरफ से आती है, PDF आ जाएगा आपके ईमेल पे। वो हम लोग कोर्स में कवर कर चुके होंगे ऑलरेडी। वो PDF, वो बुक हम लोग कोर्स में कवर कर चुके होंगे। उसी के बेस पे आपका NSC के सेंटर पे लाइव एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव। जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं, सबमिट करते हैं, तुरंत आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बताई नहीं है, करेंसी डेरिवेटिव और इक्विटी डेरिवेटिव के सर्टिफिकेट को आप रेंट पे भी दे सकते हैं। आप उस सेक्टर में काम नहीं करना चाहते, आप कुछ और काम कर रहे हैं, आप मार्केटिंग का जॉब कर रहे हैं, फाइनेंस के फील्ड नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग FMCG कंपनी में कर रहे हैं, और आपने जो सर्टिफिकेट किया है वो आपने किया है कि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, इसलिए किया था। तो आपने सर्टिफिकेट लिया, आप उसको रेंट पे दे दीजिए। जिस तरह से B फार्म वगैरह नहीं होता, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सर्टिफिकेट देते हैं, उसी तरह से ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है किसी भी ब्रोकर को ID जनरेट करने के लिए।
जिस आईडी पे इन्वेस्टर्स के सौदे पंच होते हैं, ट्रेड ऑर्डर लगते हैं, वो आईडी तब तक जनरेट नहीं होती जब तक किसी इंडिविजुअल का NISM डेरिवेटिव सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तब तक NSE या BSE आईडी ही नहीं जनरेट करता है, तो आप अपने सर्टिफिकेट को रेंट आउट भी कर सकते हैं। अब इतने ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट शायद MBA और BTech के भी नहीं होंगे, ठीक है, जितने सारे मैंने गिना डाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन है ये? कहाँ देखा है, कहीं नाम सुना है इनका आपने? डॉलर देखा है? डॉलर में एक इंसान की फ़ोटो छपी होती है, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था? एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा आपको जो रिटर्न बना के देगा, इक्विटी मार्केट तो सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाता ही है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि कितना रिटर्न बनाता है। आप जितना सोच नहीं सकते हैं, आप जितना इमेजिन नहीं कर सकते हैं कभी भी, उससे भी मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा इक्विटी मार्केट आपको रिटर्न बना के देता है। लेकिन अगर आप नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट रिटर्न आपको बना के देता है अगर आपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया। ये वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, ठीक है, कि अगर आपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। तो ये आप आज से नॉलेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टीन सब लोग जानते हैं। अभी तक इस प्लेनेट के जिन लोगों को भी हम जानते हैं, अब जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम को तब नहीं देखा किसी ने, लेकिन इनको देखा है, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इस प्लेनेट के सबसे बुद्धिमान इंसान माने जाते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। साइंटिस्ट थे, फिज़िक्स में और तमाम चीज़ों में खोज करते थे। इनकी सबसे ज़्यादा फेमस खोज क्या है? E=mc², ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का रास्ता इन्होंने बताया था, और न्यूक्लियर एनर्जी को जो हम लोग ये अभी रिएक्टर के थ्रू नॉर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये सब सारी चीज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या कहा? कंपाउंड इंटरेस्ट द 8 वंडर ऑफ द यूनिवर्स। चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। ये स्लाइड आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड साबित होगी, ये और इसके पहले वाली। सिंपल सी स्लाइड है, कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, अगर आप इसको समझ गए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आप इतना पैसा और इतना नाम कमाएंगे, दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर पाएगा आपकी, अगर आप ये 2 स्लाइड अच्छे से समझ गए। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द यूनिवर्स। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। क्या मतलब हुआ इसका? चक्रवृद्धि ब्याज कक्षा 6 कक्षा 8 में हम लोग पढ़ते हैं, पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A=P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ये तो साइंटिस्ट थे, इनको अकाउंट फाइनेंस से क्या लेना देना? इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्यों दखलंदाजी करी? और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या इतना बड़ा फिनोमेना है? ये तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दी थी, E=mc² दिया था। चक्रवृद्धि ब्याज से क्या लेना देना इनका? तो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पावरफुल है, ये अभी आपको कुछ मिनटों में पता चलेगा। क्यों सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये थ्योरी दी थी? दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान क्यों चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात कर रहा है? वेल्थ फॉर यू, ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पर एक कैलकुलेटर लगा हुआ है। इस कैलकुलेटर के बारे में कुछ लोगों को पहले से पता होगा, मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में इसका इस्तेमाल किया है। फिर से एक बार आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। हमें पता है जो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी है, सेंसेक्स निफ्टी को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स क्या है, कैसे काम करता है, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी है वो लंबे समय में
16%, 18% का रिटर्न, 16% का रिटर्न जनरेट करता है। और अगर आप डिविडेंड अर्निंग मिला लें 1-2% और, तो 18% का रिटर्न जनरेट करता है सालाना। यानी जब से सेंसेक्स और निफ्टी बना तब से अगर उसके पीक तक आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पाएंगे कि डिविडेंड अर्निंग और सारी अर्निंग मिला लें तो आपको 16 से 18% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है उसने, CAGR रिटर्न जिसको कहते हैं। सालाना 18%, 16% का रिटर्न उसने बनाया है, ठीक है। और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो इंडेक्स को 2-4% से आउट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न बनता है, ठीक है। अगर ना बने तो कोई लगाएगा ही नहीं। ये चीज़ जो मैंने बताई ये सही है कि गलत है, इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं। पहले देखिए, इसका NAV चल रहा है 1924 और इसका जो हाई था वो 2000 के ऊपर का था। इसका जो फंड साइज़ है वो 12,000 करोड़ का है, 12,000 करोड़ का इसका AUM है। मतलब इतना पैसा ये फंड मैनेज करता है डिफरेंट इन्वेस्टर्स का। किसी का 10,000 है, किसी का 1,000 है, किसी का 500 है, ऐसे करके। जो स्कीम जो है इसका ये ब्लू वाला लाइन है और ये निफ्टी 50 का ये ऑरेंज वाला लाइन है। तो यानी कि इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। शुरुआत का छोड़ दो, आप देखो कि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये निफ्टी के ऊपर ही है, यानी निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न बना रहा है। इसको अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है? बेंचमार्क इंडेक्स से आपका स्टॉक या म्यूचुअल फंड जितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करता है उसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। इसका एक छोटा सा शॉर्ट मैंने बना के डाल रखा है, रील देखा होगा किसी ने अगर, अल्फ़ा क्या होता है, तो ये नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। सिंस इंसेप्शन एनुलाइज रिटर्न, ये वाला जो कॉलम है ये एनुलाइज रिटर्न का कॉलम है। 1 वीक, 6 मंथ, एनुलाइज मतलब 1 साल। तो इसने 1 साल में 12%, 11.5% का रिटर्न बनाया, ध्यान दीजिए प्लीज़, ठीक है। 2 साल में 40% का रिटर्न बनाया, 3 साल में 20% सालाना का रिटर्न बनाया, 19.5% का। और सिंस इंसेप्शन 21.8% यानी 22% का सालाना रिटर्न बनाया। ये तब है जब मार्केट हाई से काफ़ी नीचे आ चुकी है। अभी गिरावट चल रही है मार्केट में, गिरावट के दौर में ये सालाना 22% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। तो 16-18% तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक रियल फंड है। यानी हम लोग किताबों में बात कर रहे हैं कि ऐसा एक होगा, लेट अस अज्यूम इसको इतना रिटर्न मिलेगा, अज्यूम कुछ नहीं कर रहे, ये ऑलरेडी रिटर्न डिलीवर्ड है। 1995 में आया था फंड, तब से चल रहा है, ठीक है। तो 25 साल कंप्लीट कर चुका है। और जब ये लगभग 20 साल का था ये फंड, तब इसने 1 लाख का 1 करोड़ कर दिया था, 100 टाइम्स रिटर्न। और अभी ये लगभग 27-28 साल का हो गया होगा फंड, और इसने 200 टाइम्स रिटर्न दिए हैं। परसेंट नहीं, 200 टाइम्स। परसेंट में पता है कितना है? 20,000%, 20,000% रिटर्न। हम लोग 10%, 20%, 100% तक सोच ही नहीं पाते हैं। 100% के ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं कि भैया मेरी रकम डबल हो जाए, 10 लगाएं 20 कब हो जाएगा, इतनी बात करते हैं। कोई ये कहता है 10,000% कब हो जाएगा, 20,000% कब हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ इक्विटी। अब आपको समझ में आया सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्यों कहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द यूनिवर्स। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन इसका प्रॉफिट किसको मिलता है? जो उसको यूज़ करता है। और इसको अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। फेवर में 5 या 10% यूज़ करते हैं और 90% अगेंस्ट में यूज़ करते हैं। कौन बता सकता है अगेंस्ट में कैसे यूज़ किया जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को? जो आंसर देगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में कैसे काम करता है? आप कभी भी कोई EMI लेते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं,
ब्याज पे कोई काम करते हैं तो आप पता है क्या कर रहे होते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम कर रहा होता है। यही सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न इट। जो इसको समझ गया वो उसको कमा लेता है, और जो नहीं समझ पाता है वो पे करता है। तो दुनिया के 90% लोग नहीं समझ पाते। पढ़ी सबने होती है कक्षा 6-8 में, चक्रवृद्धि ब्याज एक चीज़ होती है, सब किसी से पूछोगे मतलब वो नहीं भी पढ़ा लिखा होगा तब भी बता देगा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक चीज़ पता है उसको, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है ये अल्बर्ट आइंस्टीन और कुछ समझदार लोगों को ही पता है। और अब आप यूनिवर्स के उन लोगों में शामिल होंगे अभी कुछ मिनटों में जिनको पता होगा इसको अपने फेवर में कैसे यूज़ करना है, और इतना समझने भर से आपकी फ़ीस वसूल हो जाएगी। आगे की चीज़ें तो आपको बोनस में है, अगर इतना ही समझ गए आप लाइफ में, आप इससे इतना ज़्यादा एडवांटेज उठाएंगे कि जितना आपने पे किया वो तो अभी वसूल हो गया आज की पहली क्लास में। कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। कई सारे मेरे दोस्त हैं, क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दिया। आपको पता है क्रेडिट कार्ड दुनिया का सबसे खतरनाक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसमें पता है आपको? आपको अच्छा बताइए, सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6 कौन बता रहा है? तो ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो पढ़े हुए लोग बैठे हुए हैं, ये अफ़गानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम पढ़े हैं क्या? अभी अभी तो पढ़ा होगा आपने, सबने पढ़ा, सीनियर्स। 2 से 3% मिलता है ब्याज, 7% कहाँ मिल रहा भाई? मिल रहा है वो, समझ रहे हैं वो। एफडी में कितना मिलता है? हमारा करा दो 7% पे, और ना मिला तो बाकी तुम देना। अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है आरबीआई ने क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हो रही थी। आगे आने वाले समय में थोड़ा सा और बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पर अभी नहीं जाते हैं। लेकिन सेविंग बैंक पे 2 से 3% का ब्याज और एफडी पे 4 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 5 का, और इस पे भी 20 से 30% का टीडीएस कटता है। तो मान लो अगर 6% भी मिल गया तो 3% जिसका कटा उसको 3% पे आ गया वो इफेक्टिव रिटर्न। महंगाई हिंदुस्तान की कितनी चलती है? फूड इन्फ्लेशन जो होता है वो अप्रॉक्स 7 to 8% रहता है, और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है अगर हम लोग एवरेज इन्फ्लेशन निकाल लें तो 10% के ऊपर है, 11-12% की इन्फ्लेशन निकलेगी 1947 से अभी तक की। तो 1947 से अभी तक की एवरेज इन्फ्लेशन 11-12%। कभी 11-12% का एफडी में इंटरेस्ट मिला है? कभी मिला होगा 1-2 समय में, लेकिन अगर आप बैंक एफडी, सेविंग अकाउंट, इवन किसान विकास पत्र, इवन पीपीएफ में भी पैसा रखे होंगे तो पीपीएफ थोड़ा बेटर है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है लेकिन फिर भी वो इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पाता है। एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी तो जहर है। आपने अपने पैसे कुएं में फेंक दिए, फाड़ के फेंक दिए, एक तरह से बर्बाद कर दिए। एफडी कर लिया आपने, पैसे बर्बाद कर दिए। सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा, बेकार पड़ा हुआ, बैठा हुआ पैसा है, निगेटिव रिटर्न दे रहा है आपको। आप कह रहे निगेटिव रिटर्न दे रहा है, हमें तो वहाँ पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। अगर 1 लाख रुपए आपने सेविंग अकाउंट में रखे, आपके 1,03,000 हो गए, इन्फ्लेशन 8% की थी, तो यानी इन्फ्लेशन ने आपके 1 लाख की परचेजिंग पावर को 8% से यानी 8,000 रुपये से घटा दिया। 1 जनवरी 2021 को आप 1 लाख रुपए में जितना सामान खरीद पाएंगे, 1 जनवरी 2022 में उतना ही सामान 8% कम मिलेगा। आपको 8,000 रुपये, 1,08,000 रुपये देने पड़ेंगे तब आपको उतना ही सामान मिलेगा जो आपने 1 जनवरी 2021 को खरीदा था। समझ में आया कि नहीं? यह है महंगाई डायन। आपने अपनी पूरी लाइफ में गाना सुना होगा, सैया तो बहुते कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं।
तो यही महंगाई डायन है। आपको लग रहा है कि आप कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो खा रही है। ये ऐसा रैट है जो आपके वेल्थ को कुतर रहा है, और ये 24 घंटे कुतरता रहता है। आप सो रहे हैं तब भी वो कुतर रहा है, आप जग रहे हैं तब भी वो कुतर रहा है। तो हमारे पास एक ऐसा कोई टूल होना चाहिए जब हम सो रहे हैं तब भी पैसे बने। तो वो टूल क्या होंगे वो हम अभी समझेंगे आने वाले कुछ क्लासेस में। अभी तक ओवरऑल हमने क्या समझा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसके विपरीत अपने लिए इस्तेमाल करता है वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। जैसे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, एफडी में अपना पैसा रख देते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। उनको लगता है अरे 5 लाख रुपए का बैलेंस बड़ा अच्छा लगता है देख के उनको, लेकिन वो पैसा अपना घटा रहे होते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको पता है 33% सालाना का इंटरेस्ट पे करते हैं आप, और एफडी में 5% का मिलता है। यानी 6 साल में आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा उतना आपको 1 साल में देना पड़ गया। समझ रहे हैं? 6 साल में आपने अपना पैसा एफडी में रखा तो जितना हुआ उतना क्रेडिट कार्ड वाले आपसे 1 साल में ले लेते हैं इंटरेस्ट, और पेनाल्टी अलग से लगाते हैं। और इंसान आजकल देश भी डेट ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि उनको ये कोर्स नहीं कराया गया है। वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को, उनको अल्बर्ट आइंस्टीन का ये वाला कोटेशन नहीं पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, कि ही हु डजंट पे इट। श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के, ग्रीस के, और कहीं हद तक हिंदुस्तान के भी। अगर हम लोग इन लोगों की गलतियों से देखो, वैसे तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, समझदार भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी समझदार हैं, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान का तो क्लियर कट एग्जाम्पल है। इन्होंने, चाइना ने ऐसा बुरा फंसाया उनको, कंट्री को ही नस्ते नाबूद कर दिया, भिखारी बना दिया, ख़त्म। अब उनके पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, अगले दिन फूड के भी नहीं। अब मान लो कहीं अगर जैसे यहाँ बंगाल में फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे देश में फूड है, बंगाल में चावल बहुत पड़ा है, पंजाब में चावल बहुत पड़ा है, ठीक है, बंगाल में मच्छी बहुत है, उत्तर प्रदेश में गेहूँ बहुत है। अब बंगाल के आदमी को चाहिए गेहूँ और चावल मच्छी खाता है वो। अब पंजाब से बंगाल चावल पहुँचना है, पेट्रोल ही नहीं है। आप ऐसे ही मर जाएंगे, पैदल थोड़ी ना आएंगे, बोरा भर के गेहूँ उठा के लेके जाएंगे पंजाब से। ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए होगा ना, कंट्री खलास कर दिया। तो आजकल क्या है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना वेपन से खतरनाक है। न्यूक्लियर बॉम्ब उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना चाइना अपनी फाइनेंशियल डिप्लोमेसी से नुकसान कर देता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के ऊपर मारा गया था, वो अगले 10-20 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया, रिकवर कर गया। लेकिन जो एक बार फाइनेंशियल डेट ट्रैप में फंस गया, जो कर्ज उधारी में फंस गया, वो मर के ही ख़त्म होगा। मरते दम तक या तो सुसाइड कर लेता है वो, या वो बहुत भाग जाता है छोड़ के, दुनिया से गायब होता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, मतलब उसका लाइफ ही ख़त्म है। चाहे वो देश हो, चाहे कोई कंपनी हो। कंपनियां देखा है विजय माल्या का किंगफिशर एयरलाइंस, डेट ट्रैप। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घराना मुकेश एंड अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी के 2 संतान हैं, दोनों को 50-50 बिलियन डॉलर दिए उन्होंने। 50 बिलियन डॉलर इतनी बड़ी रकम होती है कि हजारों लाखों सालों तक अगर कुतुब मीनार पे खड़े होकर उड़ाओगे तब भी नहीं ख़त्म होगा, मतलब ऐसे उड़ाओ नोट। लेकिन उन्होंने साफ ख़त्म कर दिए, निगेटिव हो गई उनकी वेल्थ। कैसे? डेट ट्रैप। इतना कर्ज लिया। रिलायंस टेलीकॉम कंपनी समय हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी थी, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे उसके पास, इसको कहते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन। ख़त्म हो गई, वो ज़ीरो हो गया। रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, जितनी भी सारी कंपनियां थी सब बिक गई। रिलायंस, ये जो म्यूचुअल फंड था ना जो मैंने आपको दिखाया निपॉन इंडिया, वो रिलायंस का म्यूचुअल फंड था, रिलायंस कैपिटल का था वो निपॉन ने, जापान की कंपनी ने खरीद लिया उसको। अब वो मज़े ले रही है उससे, उनको तो मिल गया सस्ता में, वो दिवालिया हो गए। एक भाई ने क्या किया, ही हू अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, उन्होंने अपनी वेल्थ को डबल कर दिया क्योंकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गए। दूसरे भाई ने
पे कर दिया, उसको ख़त्म कर ली पूरी वेल्थ। बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास दोनों लाइनों के। तो बड़े बड़े देश बर्बाद हो जाते हैं, इसीलिए रॉबर्ट टी कियोस्की ने कहा है, रॉबर्ट टी कियोस्की को जानते हैं आप लोग, बहुत बड़े ऑथर हैं, जापानीज़ हैं, अमेरिका में रहते हैं, रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है उन्होंने, ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी एजुकेशन है जो हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कराई नहीं जाती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं कि आप आगे चल के श्रीलंका के प्रेसिडेंट की तरह या ग्रीस की तरह या किसी एक इंडिविजुअल अनिल अंबानी की तरह ना करें। आपको ये चीज़ें पहले से बताओ, ठीक है। डेट ट्रैप कितना खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें भी कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने बिल को लिंगर ऑन करते हैं, बिजली का बिल आ रहा है दे देंगे, अब तो उसे काट देते हैं वो, ठीक है। पहले क्या होता था, चलता रहता था, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है उस पर, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, पता है। इतना भारी हो जाएगा आपका घर बिक जाएगा। उसको हर महीने किसी भी हालत में पे करके ख़त्म करो, उसको आगे मत जाने दो, इंटरेस्ट मत लगने दो। क्रेडिट कार्ड में पूरा बिल पे करना चाहिए, मिनिमम पे नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ आपको। किसी का कोई क्वेश्चन हो, आपका ओपिनियन हो, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी कुछ बताइए, अब आपका क्या ओपिनियन है, कोई एग्जांपल आप डिफॉल्ट। और उससे एक प्रॉब्लम और होती है, जो इंटरेस्ट लगा चलो तो पे कर दिया, पेनाल्टी लगी हुई पे कर दिया, आपका सिविल खराब हो जाएगा, ठीक है। सिविल क्या होता है, CIBIL, सिविल एक ऐसी एजेंसी है हिंदुस्तान में जो सभी की क्रेडिट वर्दीनेस ट्रैक करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। हर एक इंसान का क्रेडिट स्कोर है उनके पास, आपको पता नहीं होगा, आपका भी क्रेडिट स्कोर होगा अगर आपका बैंक अकाउंट और पैन कार्ड ये सब बना हुआ है और आप ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक से। हर एक इंसान का सिविल स्कोर होता है उनके पास, उसके बेस पे वो बता देते हैं कि ये क्रेडिट वर्दीनेस उसकी कितनी है। जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है उसको लोन भी मिल जाता है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ता है और उसको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। अगर आपका सिविल ख़राब हो गया, ज़िंदगी में कभी आपको कोई लोन लेना हुआ, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, किसी तरह का कोई लोन लेना हुआ, आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो सिविल भी ख़राब हो जाता है। सिविल को अगर आपको बेहतर करना है तो उसका तरीका क्या है, आप बैंक अकाउंट खोलिए, उसमें छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करिए, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करिए, थोड़े पैसे डाले फिर निकाल लिए, फिर ऑनलाइन पे कर दिए, इधर कर दिया। छोटे छोटे लोन भी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लिया, इस्तेमाल किया। अगर आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, वैसे तो पहली बात तो क्रेडिट कार्ड में किसी को लेने की सलाह नहीं देता, मेरे पास है बहुत समय से, मैंने उस पर ऑटो डेबिट फैसिलिटी लगा रखी है, मतलब भूलने चूकने का कोई चक्कर ही नहीं, सीधे मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा बिल साइकिल वाले दिन, ठीक है। लेकिन सारे लोग नहीं कर पाते हैं डिसिप्लिन मेंटेन, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो क्रेडिट कार्ड अवॉइड करो, बिल्कुल नहीं लेना, बहुत खतरनाक होता है। अदरवाइज डेट ट्रैप में फंस गए, पहले तो मिलता ही नहीं है, ऐसे सबको मिल भी नहीं जाएगा कि यार मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, ऐसे नहीं देंगे। क्रेडिट वर्दीनेस होगी तभी आपको देंगे, ठीक है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड होगा, सबको ऐसे मिलेगा भी नहीं। तो आपको करना क्या है, अगर आपका 1 लाख का क्रेडिट लिमिट है तो आपको 25-30 हज़ार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना कभी भी। मतलब ऐसा ना हो कि आपने 100% यूज़ कर दिया, अगर 100% यूज़ किया और आपने टाइम से पे भी कर दिया तब भी आपका सिविल डाउन हो जाएगा। उसको ये लग जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये समझ में आ जाएगा यार इसके पास पैसे की किल्लत है, इसको पूरा यूज़ करना पड़ रहा है। अब क्रेडिट कार्ड कोई 5% 10% यूज़ करता है, ठीक है, जैसे मेरा मान लो 7 लाख रुपए का लिमिट है, उसमें मेरा बिल आता है 10,000 20,000 25-30 हज़ार आता है, तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग, 10% भी नहीं है उसका। तो इससे क्या होता है कि सिविल स्कोर बेहतर होता रहता है, क्योंकि उनको पता है कि यानी कि ये क्या करता है, खाली पेट्रोल डलाना है, मोबाइल के बिल पे करना है, छोटी मोटी ऑनलाइन शॉपिंग करना है, उसमें इस्तेमाल कर रहा है, इसको लोन लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, इसका क्रेडिट बढ़िया है, इसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है उधार लेने की, ये खाली बस यूज़ करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है, रिवॉर्ड्स पॉइंट अर्न करने के लिए कर रहा है, तो इससे सिविल बेहतर होता है, ठीक है। कभी भी फुल लिमिट नहीं इस्तेमाल करें, आपके ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट कर दो,
इन सब चीज़ें जब करोगे तो सिविल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैक कर रहा है आपको, उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं ठीक है ये क्रेडिट वर्दीनेस है, अदरवाइज आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब कर देगा, फिर फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का सिविल के बारे में भी समझ में आया? ठीक है, तो यहीं तक रखें या आगे अगली स्लाइड पे चले? ये हमारा जो कोर्स है वो नंबर ऑफ डेज पे नहीं बेस करेगा, ये आवर्स पे बेस करेगा। जब उतने घंटे पूरे होंगे, कम से कम 100 घंटे का तो है ही है, और 100 के ऊपर कितना जाता है वो देखने की बात है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस मैटर नहीं करेंगी। अगला है करिश्मा करीना मॉडल। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है करिश्मा करीना मॉडल में आने के पहले मैं आपको थोड़ा सा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक एग्जांपल और दे देता हूँ। हम लोग इस पे आए थे, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने निपॉन का एग्जांपल लिया था, हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा था। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और बेहतर समझते हैं। आप मतलब जो पहली बार देख रहे होंगे शायद उनके ज़मीन निकल जाएगी पैर के नीचे से कि ये कितना आसान है, और करोड़पति बनना सबके लिए बहुत आसान है, लेकिन बन क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, उन्होंने ये कोर्स नहीं किया होता है। दूसरा, इसीलिए मैं आप लोग को विनर्स बोल रहा हूँ कि आप अगर अंदर आ गए हैं तो आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है एंट्री लेके ही। स्टिल अगर कुछ लोग ज्वाइन करना चाहें, आप आज की क्लास का फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो कल तक मैं एक बार अलाउ कर दूंगा, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कल तक वो कर सकता है, फिर उसके बाद नहीं, वरना फिर तो आगे आएगा तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगी बात। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते इससे, इसमें दो चीज़ें आप समझेंगे। पहली बात कि बिलियनर बनना बहुत आसान है, तो फिर सारे लोग क्यों नहीं बनते हैं? सब हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा गरीब क्यों है? 25 करोड़ लोग तो बहुत गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। और दुनिया में मैंने क्या कहा था, 10% लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ पाते हैं, 90% नहीं समझ पाते हैं। तो 90% लोग हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और 10% लोग मज़े करते हैं। पूरी दुनिया पे सिर्फ 10% लोग राज करते हैं, और 10% में भी 2%, ठीक है, वो 2% तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। लेकिन ओवरऑल 80-20 रूल चलता है। 80% लोग बहुत ज़्यादा परेशान, गरीब, बहुत कम वेल्थ होती है, और दुनिया के 80% लोगों के पास सिर्फ 20% वेल्थ है, और 20% के बाद 80% है, जिसमें जो टॉप 100 लोग हैं उन्होंने पूरी दुनिया की मैक्सिमम वेल्थ कैप्चर करके रखी है। जैसे जेफ बेजोस, एलन मस्क, इनके पास 50-50 कंट्रीज़ के बराबर, 100 देशों के बराबर की वेल्थ है एक एक इंडिविजुअल के पास। एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू इंडिया की ओवरऑल जीडीपी, समझ लीजिए आप। एप्पल एक छोटी सी तो नहीं है मतलब एक कंपनी है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है, और आप लोगों की वजह से, हिंदुस्तानियों और चाइनीज़ लोगों की वजह से, उसके जो कंज्यूमर्स हैं उनकी वजह से, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू इंडिया की जीडीपी। $3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन की कंपनी है वो, और 3 ट्रिलियन इंडिया की इकॉनमी जीडीपी साइज़ है, समझ रहे हैं आप। एक एक कंपनी इज इक्वल टू वर्ल्ड, और हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड की 5th-6th लार्जेस्ट इकॉनमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, और परचेजिंग पावर पैरिटी में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो 5th लार्जेस्ट 6th लार्जेस्ट इकॉनमी के बराबर की एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। इससे पता चलता है इक्विटी में बहुत ताकत है। कैसे बना? उसका शेयर प्राइस बढ़ता चला गया, इसलिए उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया, जितना कि हमारा देश भी नहीं है पूरा, जिसमें 150 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बैलेंस शीट पे इतना क्रेडिट पड़ा रहता है कि छोटे मोटे देश को तो खरीद के अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट कर दे, घूमो जाके यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, 18% CAGR रिटर्न पकड़ेंगे, क्योंकि अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड हमने अभी देखा था 22% का रिटर्न डिलीवर कर रहा था, वो भी जब मार्केट में करेक्शन आया है, ठीक है। अदरवाइज़ 15% एक आइडियल सिचुएशन होती है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में
5 से 10 साल के नज़रिए में पैसा लगा रहे हैं तो 15% तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। किसी कैलेंडर ईयर में नेगेटिव भी हो सकता है, किसी में पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी में 5 भी हो सकता है, किसी में 0 भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज 10 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो 15% तो कहीं नहीं गया, और थोड़ा सा आपने स्मार्टली प्ले किया तो 18, 20, 25% के रिटर्न भी बनेंगे। कैसे बनेंगे वो हम लोग सीखेंगे आगे, कि 25% के रिटर्न भी कैसे हम कमा सकते हैं साल के। ठीक है, अगर आपने 25% साल का कमाया तो आपका 3 साल में पैसा डबल होने लगेगा। यानी कि हो सकता है एक इंसान को पहला करोड़ कमाने में 35-40 साल लग जाएं, यानी वो 40 साल की एज में 1 करोड़ कमा पाए, इकट्ठा कर पाए, लेकिन अगला 1 करोड़ वो 3 से 5 साल में कमा लेगा। और फिर अगला 1 करोड़ यानी कि अब उसके 2 करोड़ हो गए, फिर अगला 1 करोड़ वो बना लेगा 2 ही साल में, क्योंकि आपकी 2 का 4 हो रहा है, 150 2 ही साल में बना लेगा। फिर उसके बाद वाला 1 करोड़ वो 1 साल में बना देगा। फिर ऐसा होने लगेगा कुछ समय बाद कि हर महीने के करोड़ रुपए की अर्निंग आएगी। ये क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसीलिए फाइनेंस में एंटर करा था। कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा और। एक एग्जांपल लेते हैं। 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए किया। 1000 रुपये एक ऐसा अमाउंट है जो एक रिक्शे वाला भी महीने में इन्वेस्ट कर सकता है, एक लेबर भी कर सकता, कोई भी कर सकता है। और हम लोग तो 1000 रुपये का पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक खा लेते हैं एक बार में जाके। ठीक है, मैकडी में 2 पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दो, डोमिनोज में या पिज़्ज़ा हट में, आपका 1000 रुपये का बिल आ जाता है। ठीक है, या आप एक वीकेंड में फैमिली के साथ मूवी देखने चले जाओ, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न और मूवी खरीद लो, 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं मिनिमम। ठीक है, तो देखिए, यानी कि ये एक ऐसा अमाउंट है जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। 3 साल तक इन्वेस्टमेंट किया। ये जो येलो एरिया है ये है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, और ग्रीन एरिया है आपका रिटर्न। एरिया अंडर द कर्व पढ़ा होगा आपने, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में या पहले पढ़ा होगा एरिया अंडर द कर्व। रिटर्न कितना बना आपका? 36,000 बढ़ के 47,000 हो गया 3 साल में। अब इस टाइम को करते हैं 5 साल। अब देखिए ग्रीन एरिया और बढ़ गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ग्रीन पोर्शन बढ़ता जाएगा। 60,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, बन गया आपके 97,000। ठीक है, 5 साल में। 10 ईयर में देखते हैं क्या होता है। 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, 3,36,000 हो गए, यानी कि लगभग आपका 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, ग्रीन पोर्शन अब येलो पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब देखिएगा 15 साल में येलो पोर्शन बहुत कम हो गया, ग्रीन बहुत बढ़ गया। 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया आपका लगभग 9 से 10 लाख। 5 टाइम्स के रिटर्न्स आ गए। ठीक है, 20,000 का 20 साल तक चलाया, 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया 23 लाख। 10 गुना रिटर्न आ गया, 10 टाइम्स। 30 ईयर्स तक चलाया, यानी कि अगर 20 साल की आपकी एज मान लें, 50 साल पे आपने मान लिया कि रिटायर होना है। ठीक है, तो 20 साल की एज से आपने इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया 1000 रुपये। 50 साल के आप होंगे तो आपके पास कितनी रकम होगी? 1,43 लाख। बाई जस्ट इन्वेस्टिंग ओनली 1,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, दिस इज नोन एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन का 8वां अजूबा। ठीक है, अब देखिए 1,43,000 रुपये ये 1,43,000 ये हुआ 30 साल में। अब अगर जैसे मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैंने उसकी जिस दिन पैदा हुआ उसी महीने से SIP शुरू कर दी 1,000 रुपये की। अब वो भैया 50 साल का होगा तब उसके पास कितने पैसे होंगे? 20 साल तक मैं पे करूँगा, 20 साल के बाद वो खुद पे करेगा। येलो वाली लाइन तो दिख ही नहीं रही है, कहाँ चली गई? सारा पैसा फ्री का हो गया। इन्वेस्टेड अमाउंट जस्ट 6 लाख रुपए और रिटर्न 51 करोड़, आधा अरब। और ये मैंने निपॉन ग्रोथ फंड में नहीं डाला है, उसमें डाल देंगे तो ये 1 अरब हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया 200 टाइम्स कर दिया पैसा। यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में इन्वेस्टेड अमाउंट मैटर नहीं करता,
500 रुपये महीने का भी इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़ों कमा सकते हैं। मैटर क्या करता है? डिसिप्लिन एंड टाइम, 2 फैक्टर्स। इसी वजह ये दोनों किसी के पास नहीं है। डिसिप्लिन है नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं। मैं आपको एक घर का एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में एक आंटी आती है काम करने के लिए, तो उनको पता है कि मैं इन्वेस्टमेंट और ये सब काम करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा भी कर दो, इन्वेस्टमेंट करा दो, SIP कर दो मेरी। तो हमने कहा ठीक है कर देते, कितना करना है आपको मंथली? उन्होंने कहा मेरी 6000 कर दो। हमने कहा 6000 रुपये आप मैनेज कर लेगी? बोले हाँ, मैं ये जो काम करती हूँ घर पे, ये मेरा 15-20 हज़ार रुपये हो जाता है महीने का। मेरे हस्बैंड जो है वो ई-रिक्शा चलाते हैं, उस समय ई-रिक्शा बड़ी डिमांड थी, तो वो 15-20 हज़ार रुपये निकाल देते हैं। लड़का है, 2 लड़के हैं, वो ये करता है वो करता है, लड़की कपड़े बनती है। हमने कहा यार इससे इनकम तो बहुत है, 50,000 रुपये है उनकी महीने की इनकम। अब बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड यूज़ करते हैं। हमने ठीक है, हमने कहा अच्छा ऐसा करिए, 6,000 रुपये नहीं करिए, आप 4,000 रुपये करिए। तो 4,000 उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने चलाया, अच्छा खासा रिटर्न भी आ रहा था। 2-2.5 साल तक चलाया। फिर उन्होंने कहा एकदम से आई कि मुझे पैसा निकालना है, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसमें मुझे ज़रूरत है। मैंने निकाल दिया, खेल ख़त्म हो गया, 0 हो गया, मामला ख़त्म। अब वो मतलब कुल मिला के वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। वेल्थ क्रिएशन, अब कमाते तो हैं वो लोग, लेकिन जो कमाते हैं वो हर महीने उनका खर्च हो जाता है कुल क्योंकि उनका हस्बैंड जो है वो जितना कमाता है उतनी दारू पी जाता है। ठीक है, लड़के PUBG में लगा देते होंगे या जुआ खेलते हैं। ठीक है, तो इधर उधर सारी जो है बुराई हैबिट्स ऐसी हैं कि वो पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन वो उसको मेंटेन रिटेन, डिसिप्लिन नहीं है ना लाइफ में। डिसिप्लिन नहीं है तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते भाई, ये बिल्कुल कंफर्म है। वॉरेन बफेट चाहें तो दुनिया का सबसे बड़ा महल खरीद लें अपने लिए, लेकिन वो उसी मकान में रहते हैं जो उन्होंने 55 साल पहले खरीदा था। उसी डेस्क पे बैठते हैं, उसी ऑफिस में जाते हैं और बहुत पुराने मॉडल की गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर भी नहीं हायर किया है। अभी भी 88-90 साल की एज में खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं और मैकडी में जाके वैल्यू मील खाते हैं। कोका कोला का 8 से 10% शेयर है उनके पास। ठीक है, कोका कोला के डायरेक्टर की, जो कोका कोला के जो CEO है, उसकी तनख्वाह 18-20 मिलियन है और उनको 400 से 500 मिलियन का खाली डिविडेंड मिलता है। उनका CEO जो 24 घंटे दिनों रात काम करता है वो सिर्फ $20 मिलियन कमा पाता है और वो सिर्फ $500 मिलियन कोका कोला पीने का कमाते हैं। वो कहते हैं मेरे रगों में खून की जगह कोका कोला बहता है। ठीक है, तो कोका कोला खाली पीते हैं, काम कुछ नहीं करते। कोका कोला में हर साल एक लेटर लिख देते हैं उसके CEO के नाम पे, ऐसा करना, ऐसा कर लेना, ये मेरा सजेशन है, करना तो मर्जी, करना नहीं तो ना करना। ठीक है, लेटर एक लिख देते हैं बस साल में। वो भी लेटर वो ईमेल नहीं करते, उनके पास कोई कंप्यूटर, कोई डिवाइस नहीं है। एप्पल के मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं वो। टिम कुक ने उनको एक एप्पल आईफोन गिफ्ट किया था, उन्होंने ले लिया, रखा हुआ है कि चलाया नहीं शायद कभी। ठीक है, तो ये क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अब आपको समझ में आओगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्यों ये बोला था। अमीर बनना, करोड़पति बनना बच्चों का खेल है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता है और ना ही कोई लंबा समय देना चाहता है। और लोगों को पता भी नहीं होता है कि यार हम 1000-500 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़पति भी बन सकते हैं। किसी को बता दोगे तो, आप लोग बताओगे तो पक्का वो भगा देगा, चलो अच्छा टाइम मैंने ख़राब करो। भगा देगा, बात भी नहीं सुनेगा आपकी। आप अगर अब इस माहौल में बैठ के मैं आपको स्क्रीन पे सारा कुछ लॉजिक के साथ दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको बाहर मिल के कोई टीचर भी आपको बताता तो आप सोचते टाइम ख़राब कर रहा है मेरा। ठीक है, टीचर की भी बात ना मानते आप, क्योंकि वो स्क्रीन पे है सारा एग्जाम्पल। मैंने आपको इसीलिए पहले मैंने आपको रियल एग्जाम्पल दिखाया। अब इसी को अगर हम लोग ना 21% 22% कर देंगे ना तो ये 100 करोड़ हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 4,000 रुपये वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। अगर कोई 11 साल की एज से सिर्फ 4,000 रुपये के SIP चलाएगा तो उसके पास उतना पैसा हो जाएगा जितना वॉरेन बफेट के पास है उनकी एज पे आके।
मतलब वॉरेन बफेट भी बन सकते हैं आप SIP से। लेकिन अब कौन चलाएगा 77 साल तक की SIP, और कौन 11 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा? 30 साल में तो हमें जब शादी वादी सबकी हो जाती है, जब बीवी बच्चे हो जाते हैं, तब होश आता है कि यार फ्यूचर में क्या होगा। तब तक तो जो आता है सब मज़े करते हैं, खर्च करते रहते हैं, कोई डिसिप्लिन होता नहीं लाइफ में। लेकिन जब बीवी बच्चे हो जाते हैं, जब डर लगने लगता है कि यार बीमार हुए, कभी कुछ हुआ, बच्चे की फ़ीस देनी है, क्या बुढ़ापे में क्या करेंगे, थोड़ा जब डर लगता है तब सोचता है अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तब वो शुरू करता है 30 साल में। और कुछ लोग तो जनरली इंडियंस 35 साल के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। 99% इंडियंस ऑन एन एवरेज 35 के बाद शुरू करते हैं, और इसमें लगभग सभी शामिल हैं, बहुत ही एक्सेप्शन होंगे तो होंगे। ठीक है, तो करिश्मा करीना मॉडल हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो पूछ सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। बहुत कुछ सीखा होगा आपने। कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखिएगा, हर लेक्चर देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।